यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया गया है उसके अगेंस्ट नैनीताल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ जाएगी और उसको चैलेंज करेगी। क्योंकि मौलाना अरशद मदनी साहब का ये मानना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कि जब सिविल लॉ एक नहीं है भारत में तो एक फैमिली लॉ की आप परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि देखिए उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो नेशनल बेरोजगारी दर से कई गुना ज्यादा है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीद साहब मेरे साथ हैं। मौलाना साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में ये ऐलान कर चुकी है कि जमीयत उलमा हिंद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया गया है उसके अगेंस्ट नैनीताल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ जाएगी और उसको चैलेंज करेगी। क्योंकि मौलाना अरशद मदनी साहब का ये मानना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव पर आधारित है। अगर आप इसका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 36 के रास्ते से बाहर किया गया है और तर्क ये दिया गया है कि आर्टिकल 21 इनके अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आर्टिकल 21 इनके अधिकारों की रक्षा करता है और आप अनुसूचित जनजाति को उसके आधार पर बाहर कर सकते हो, तो संविधान में आर्टिकल 25 भी है, आर्टिकल 26 भी है, आर्टिकल 29 भी है। ये आर्टिकल भी देश की एक बड़ी माइनॉरिटी की रिलीजियस आइडेंटिटी, डिग्निटी और उनकी धार्मिक भावनाओं की रक्षा करते हैं। तो जब आप अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 21 के आधार पर उससे एक्सेप्शन उनका कर सकते हो, तो आप भारत के मुसलमानों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर क्यों नहीं रख सकते हो? पहला हमारा सवाल यही बनता है। दूसरी बात यह है कि आप जिस यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हो, आप देखोगे भारत के अंदर सीआरपीसी है, आईपीसी था, स्टेट अलग अलग स्टेट सीआरपीसी को लेकर के अमेंडमेंट करके अपने अपने राज्यों में अलग अलग जराइम पर अलग अलग सजाओं का ऐलान करते हैं। हर राज्य में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके अलग अलग सजाएं, यानी पूरे तौर पर सिविल लॉ में एकता नहीं है भारत के अंदर। अगर मैं गौकशी की बात करूं तो जो गौकशी का जो कानून है वो भारत के 5 राज्यों में लागू नहीं है। भारत के 5 राज्यों में वो कानून लागू नहीं है जो पूरे देश में समूचे गौकशी को लेकर के बना हुआ है। तो मेरा ये कहना है, जमीयत का ये कहना है कि जब सिविल लॉ एक नहीं है भारत में तो एक फैमिली लॉ की आप परिकल्पना कैसे कर सकते हो? नंबर 3, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की जो डेडलाइन है वो 50% रखी है, लेकिन भारत में बहुत सारे राज्य आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर रिजर्वेशन 70% तक है और वो स्टेट ने उसको लीगलाइज किया हुआ है। तो क्या वहां पर फॉर्मेलिटी, यहाँ पर पूरे तौर पर यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं की जा सकती है? और फिर आप आर्टिकल 44 को कहते हो कि आर्टिकल 44 में संविधान में कहा गया है। पहली बात तो समझिए कि आर्टिकल 44 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 44 नहीं आता है। जो मौलिक अधिकार हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो रिलीजियस डिग्निटी, इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं। और 44 में एडवाइज किया गया है, एडवाइज तो ये भी किया गया है कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या 44 के आधार पर किसी राज्य ने या केंद्र सरकार ने शराब को प्रतिबंधित किया है? उसमें तो आर्थिक असमानताओं के खिलाफ भी बात की गई है कि कम से कम जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होती। लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी की जो बात की गई है उसके आधार पर यूनिटी को डिस्टर्ब करने का एक प्रयास है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद इसके खिलाफ में नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इसको चैलेंज करेगी। और दूसरी बात, उत्तराखंड सरकार से कुछ सवाल है।
उत्तराखंड सरकार इसको लाई है। पहली चीज ये है कि देखिए उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो नेशनल बेरोजगारी दर से कई गुना ज्यादा है। पूरे उत्तराखंड में 27% बेरोजगारी दर है। नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो स्टेट माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट है कि 60% उत्तराखंड के लोग रोजगार की तलाश में पलायन करके पहाड़ों से प्लेन पर चले गए। नंबर 3, 7 लाख लोग बेरोजगार हैं उत्तराखंड के अंदर। इतने तो राज्य में रोजगार के अवसर भी नहीं है। नंबर 4, 1700 गांवों को घोस्ट विलेजेस घोषित कर दिया गया है जहां पर रहने वाले लोग ही नहीं है। नंबर 5, 14 साल से लेकर के 29 साल तक की आयु के जो युवा हैं उसमें बेरोजगारी दर 14.2% है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल की प्रतिस्पर्धा में बहुत ज्यादा है। और फिर आखिरी बिंदु मेरा जोशी मठ का है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के आधार पर जोशी मठ में क्या कुछ हुआ सारी दुनिया उसे जानती है। वो राज्य सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते से, यूनिफॉर्मिटी के रास्ते से यूनिटी को डिस्टर्ब करना चाहती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। देश के लिए यूनिफॉर्मिटी से ज्यादा यूनिटी इंपॉर्टेंट है। अगर वो सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। आप साहब, वक्फ बोर्ड की जो जीपीसी का गठन किया गया था उसमें बिल को मंजूरी मिल गई है, विधेयक को मंजूरी मिल गई, क्या कुछ कहेंगे? वो तो उस पर तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य सामूहिक प्रेस वार्ता कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अगर ऐसे आपको काम करना था, इस एटीट्यूड के साथ में, जो क्वेश्चंस आए थे, जो ऑब्जेक्शन आए थे, उनको नहीं सुनना है और मेजोरिटेरियन वातावरण को आगे बढ़ाना है तो फिर आपको ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको जरूरत ही नहीं थी कि आप अलग अलग राज्यों में जाओ, धर्म गुरुओं को बुलाओ, लोगों की राय लो। अगर आपको अपने नंबर पे करना था तो ठीक है भाई, आपके पास नंबर है, आपने कर दिया। आप आगे क्या होगा देखा जाएगा। जमीयत का कुछ स्टैंड इस पूरे प्रकरण पर? नहीं, जमीयत का तो स्टैंड क्लियर है। मदनी साहब तो खुद 2.5 घंटे जेपीसी के सामने अपनी बात रख करके आए हैं कि भाई हमारे ये क्वेश्चंस हैं और हमारी ये चिंता है। इसके अलावा अगर बात करें, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है वो प्रॉपर्टी का। देखिए, मैं किसी भी वेरिफिकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार करा सकती है। और मैं तो उस परसेप्शन को भी खत्म करना चाहता हूँ जो परसेप्शन देश के अंदर कुछ मीडिया हाउसेस के माध्यम से पैदा किया जा रहा है कि साहब कोई भी जमीन हो तो वो वक्फ की हो जाती है, कोई किसी लैंड पे हाथ रख दे तो वो वक्फ की हो जाता है। साहब, देश के अंदर एक व्यवस्था है कानून की, न्याय की। अगर कोई किसी जमीन पर दावा कर रहा है, ये उसकी जमीन है और उसके पास पेपर है, तो कैसे वक्फ की हो जाएगी? और अगर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, उसके पास पेपर नहीं है, तो वक्फ बोर्ड की कैसे हो जाएगी? क्या कोर्ट नहीं है? क्या न्यायिक प्रणाली नहीं है? क्या न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? तो उसको वैसे पुष्ट डाल करके जो परसेप्शन होता है, अगर कोई वेरीफाई कर रहा है, कोई राज्य सरकार ईमानदारी के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में, जो वेरीफाई करने के जो रूल्स होते हैं उनको देखते हुए उस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीद साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला,